नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज सबसे बड़ी जो खबर है, आज केंद्र में जनरल बजट जो है वह पेश किया गया, जिस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी एक बजट उसमें पेश किया गया और वाकई भी, और दूसरी है कि कश्मीर को बढ़ावा देने के लिए वहां से जीरो ब्रिज से लेके छत्ताबाल तक 10 किलोमीटर क्रूज का जो है वो चलाएंगे, उसके लिए टेंडर मांगेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी जो जम्मू के लिए खबर ये है कि 31 दिसंबर को माता वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ था, इसमें 12 श्रद्धालु मारे गए थे, उसकी एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट देनी थी 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी अभी तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। मेन जो बजट पेश किया गया, जिसमें बहुत सी बातें आई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर 35,581 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। उस जम्मू कश्मीर के बजट की तो हम कल इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, इसको पूरा देखने के बाद, जानने के बाद, स्टडी करने के बाद। इस वक्त मोटे मोटे जो है उन्होंने कुछ नौकरियों की बात कही है और चीजें जो बताई हैं, उस पर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आज जनरल बजट आया अगले साल तक के लिए, उसमें जो हाइलाइट्स मीडिया में वो कहते हैं ना कि कई बार किताब के अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन कवर उसका बड़ा रंगीन होता है, आकर्षक होता है। ये बजट भी ऐसा ही लग रहा है हमें। और आप देखिए, जो आज जो मेन जो सतही स्तर पर मुद्दे हैं, वो 2 मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी। उसको लेकर मुझे लगता है कि तत्कालिक तौर पर एड्रेस नहीं किया गया। जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं बजट की और नौकरियों की, वो इन्होंने कहा कि 25 साल का रोड मैप है इनके पास, और कितनी नौकरी देंगे? 60 लाख नौकरियों की संभावना शब्द देखिए। और कहा जब चुनाव का मौका आया था, इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यानी कि अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ नौकरियां इनको देनी पड़नी थी 25 साल में। अब 50 करोड़ की जगह सिर्फ 60 लाख की बात हो रही है। पहली बात तो ये है। दूसरा जो एक बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना महामारी की वजह से बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई। उन लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ी। अगर जिनकी नौकरियां बची भी, उनकी तनख्वाहें आधी कर दी गई, चूंकि प्राइवेट सेक्टर में थे। अब उनकी मनस्थिति देखिए, वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद कम से कम जो इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कोई राहत दी जाएगी, उसमें कोई राहत नहीं दी गई। एक मायने में जो मध्यम वर्ग है, जिसने सबसे ज्यादा हर बार चुनाव में मोदी को वोट डाला, अगर मोदी जी का कोई सपोर्टर था, वो मिडिल क्लास पिछले 7 साल से लगातार उम्मीद करती आ रही है कि शायद इस बार भी उनको इनकम टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर हम देखें, अगर अब किसानी पर आते हैं, किसान आंदोलन 1 साल 13 महीने करीब चलता रहा, और जो उनकी मांगे थी उसका इस बजट में कोई जिक्र नहीं है, किसी तरह से जिक्र नहीं है कि आखिर उनको कैसे राहत दी जाएगी। ऑर्गेनिक खेती की बात की गई है। मैं अभी वो एक कृषि एक्सपर्ट मिस्टर शर्मा है, उनको भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक अखबार उनसे पूछ रहा था कितने नंबर दिए जाएं इस बजट पे, तो वो कहता है मैं कौन से नंबर दूं, मेरे खुद समझ नहीं आ रहा। अगर कृषि विशेषज्ञ इस तरह की बात कह रहे हैं इस बजट पे, तो सहज समझा जा सकता है कि ये बजट केवल एक रंगीन कवर की तरह है। और जम्मू कश्मीर की तो हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो बजट आया है, ये एक बड़ी दीर्घकालीन योजना, जैसे पंचवर्षीय योजना होती है, ये 5 पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार शायद किया, जो खुले हम बोला रहा है 25 साल के लिए रोड मैप लगता है। तो हम समझते हैं कि सरकार क्या सोचती है, कौन नौकरशाह बजट बनाते हैं, क्या करते हैं, और इस पर देखो प्रतिक्रिया भी आएंगी। हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री है हिंदुस्तान का, वो अभी बोलेंगे अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट। कई ग्रुप हैं जो उद्योगपतियों के हैं, अडानी अंबानी की बात नहीं कर रहे, बाकी जो उद्योगपति वो अपनी बड़ी राय देंगे, रिएक्शन देंगे कि ये बजट आखिर कितना मुफीद है। और हम समझते हैं कि देखिए, अब इन्होंने कहा कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कराएगी। आप पूरे देश के अंदर नेटवर्क नहीं है, शहरों के अंदर हम एक कॉल जो 60 सेकंड की होती थी, वो इन मल्टीनेशनल कंपनियों ने 50 सेकंड एक अगर फोन पे बात करनी है आपको 5-6 कॉल तो आपको खराब करनी पड़ती है, वो ड्रॉप हो जाती है कॉल। तो ऐसी सूरत में
आप यूनिवर्सिटी लेवल कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? आप बुनियादी सुविधाएं तुम्हारे पास है नहीं, तो कैसे चलेंगी? तो मैं समझो बड़ी इसमें आलोचनाएं तो होंगी सरकार की, लेकिन हम फिर भी समझते हैं सरकार के पास जो अपना जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने जो तैयार किया है उनको पेश तो करना ही था। वो जम्मू कश्मीर का जैसे हम बात कर रहे हैं 35,581 इसकी हम कल डिटेल चर्चा कर रहे हैं। हाँ। इसमें डल और नगीन लेक के लिए भी 273 करोड़ रुपए का प्रावधान आप देख लीजिए। अब कल इस पे हम इसको स्टडी करके देखेंगे जम्मू की जो आर्टिफिशियल लेक है, जम्मू के टूरिज्म के बारे में, बिल्कुल बाकी चीजों के बारे में कि क्या क्या कितना कितना रखा है उसकी चर्चा करके। लेकिन कश्मीर में टूरिस्ट के बढ़ावे के लिए एक दूसरा कदम भी उठाया है, वो ये है कि जीरो ब्रिज से लेकर छताबल तक क्रूज चलेगा। बिल्कुल, ये 10 किलोमीटर का है, उसके लिए भी टेंडर कॉल। देखिए, हम समझते हैं कि स्मार्ट सिटी को लेकर हमारा जो मौजूदा सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का, मुझे लगता है वो कश्मीर को लेकर ज्यादा संवेदनशील है, चिंतित है। इस तरह की भाषा कभी हमने जम्मू को लेकर नहीं सुनी उनके मुंह से। आर्टिफिशियल लेक कब का सपना है, और ये भी कहा जा रहा था कि उसको साबरमती की तरह उसको एक कॉर्नर को बनाया जाएगा। वो कहाँ बातें चलेगी? ना बजट में सुनाई देती है, ना इस सिस्टम में सुनाई देती है। और सूर्यपुत्री तविशी देखो, उसको लेकर बड़े लोग लंबे अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, लंबे अरसे से आंदोलन चल रहे हैं। स्कूल कॉलेज के बच्चे तभी में जाते हैं, वहां से गंद निकालते हैं, तभी बचाओ आंदोलन अलग से अपना आंदोलन चला रहा है। तो मैं हैरान होता हूं कि आखिर क्या हो गया भाजपा को, यहाँ की प्रदेश की भाजपा खासतौर से इन मुद्दों को लेकर गौण क्यों है, उनके मुंह क्यों सिल गए हैं? जब दूसरी सरकारें थी तो बड़ा सड़कों पे आकर आंदोलन, जम्मू बंद, फलाना बंद। अब वो क्यों नहीं बोलते इन विषयों पर जो कि जम्मू हित के मुद्दे हैं? अगर अब उनसे बात करो, कोई कश्मीर को नहीं, हम सबका साथ सबका विकास। कल तक तुम कहते थे कि जम्मू का भेदभाव हो रहा है, ये इनका नारा था। तो हम समझते हैं, अब जैसे आपने कहा, देखिए ना, एक बात में अंडरलाइन करने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर को जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, उनके जो हेड हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने नगीन और डल लेक का बजट एलोकेट कराया, उसके अलावा क्रूज चलाएंगे जीरो ब्रिज से वहां तक। तो मैं समझता हूँ उनके दिमाग में एक सपना है, कोशिश है कि टूरिज्म को, घाटी के टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए। नहीं, जम्मू में भी जगह जगह स्मार्ट सिटी के बोर्ड, बोर्ड तो खूब लगे हैं। बोर्ड तो आपको तो हर 100 कदम के बाद आपको बोर्ड लगेगा, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड खूब लगे हैं, और नीचे लिखा होगा चंद्रमोहन गुप्ता महापौर, ये भी लिखा होता कई जगह। तो मैं समझता हूँ अब इनको जमीन पर उतरना होगा, ये बोर्ड और ये प्रचार तंत्र से भाजपा को बाहर निकलना होगा। जम्मू के लोगों के अंदर खाने बहुत गुस्सा, नाराजगी है। ये इनकी खुशकिस्मती है कि जम्मू के अंदर इनके मुकाबले का विपक्ष नहीं है। ये इसीलिए इतरा रहे हैं और इसीलिए समझते कि हमारा क्या बिगड़ेगा चुनाव में। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू वासियों के साथ जो कुछ घट रहा है, वो जम्मू के लोग तो चुनाव के मौके पर मशीन का बटन दबा के या बैलेट पेपर में बताएंगे, लेकिन इनको बीजेपी के नेतृत्व को, जो लोकल नेतृत्व हम कहते हैं, इनको जम्मू हितों के लिए सड़कों पे आना होगा। 31 दिसंबर को माता वैष्णो देवी में जो हादसा हुआ था, 12 श्रद्धालु मारे गए थे, एकदम रश पड़ गया था, और उसके ऊपर एक कमेटी गठित की गई, 3 मेंबरों की कमेटी गठित की गई थी, और उन्होंने कहा था कि इनकी जांच 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसके वो जांच हो जाएगी, क्या कारण थे, किस कारण से सब कुछ हुआ, और उसके अलावा इन भविष्य में भी क्या SOP जारी करें ताकि दोबारा ऐसा ना हो। 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी थी, 1 हफ्ते जगह 4 हफ्ते बीत चुके हैं, अभी तक इस रिपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना ही सार्वजनिक की गई है। अब लोगों के, जम्मू में लोग मांग कर रहे हैं इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, किस कारण ये इतना बड़ा हादसा हुआ। देखिए, 7 दिन की बात थी, 31 और 1 तारीख की मध्य रात्रि 2:30 बजे करीब की घटना है। आज होगी 1 फरवरी, 31 दिन बीत गए, यानी 3 हफ्ते ऊपर हो गए। ये इसका कोई जवाब है ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के पास। कमेटी किसने बनाई? खुद उपराज्यपाल साहब ने। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डे शालीन काबरा, डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर और जम्मू के ADG जो मुकेश सिंह, ये 3 टॉप ब्यूरोक्रेट की कमेटी गठित की गई थी, और ये कहा गया था कि आखिर पता चले हादसा क्यों घटा। आज जो हमारे जम्मू के एक नामचीन वकील हैं, सीनियर एडवोकेट शेख शकील अहमद, उन्होंने उपराज्यपाल से वीडियो के जरिए अपील भी की है, भाईजान ये तो बताओ ना, जो 12 लोग मर गए
वो आखिर क्यों मरे, किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, कौन जिम्मेदार था। और उस दौरान जब घटना घटी थी, पीपी न्यूज लाइन ने लगातार 3 दिन इस पे पूरी शक्ति के साथ बात कही थी कि लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे थे कि सिटिंग जज जुडिशियल इंक्वायरी करेगा तो नौकरशाही दूसरे नौकरशाह को बचाने के लिए कोई खेल नहीं कर पाएगी। तो एक मायने में देखा जाए, मैं तो हैरान यह हूं कि देखो ना, किसी हिंदूवादी संगठन ने बात नहीं उठाई, शेख शकील उठा रहे हैं इस मुद्दे को, जिन पर यह आरोप लगता है कि वो गुजरों के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को समझना होगा कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो भी तो हिंदू है। हमारा सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है माँ वैष्णो देवी की। पता नहीं देश दुनिया से कहाँ से लोग अपनी उम्मीदें और श्रद्धाओं और मुरीदों के साथ आते हैं, मुरीद करते हैं कि माता रानी हमारे घर में सुख शांति हो। और पहले साल की शुरुआत में घटना घटी, हालांकि अनऑफिशियल हमें कई चीजें पता चली जिसका भी हम जिक्र नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जांच आए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ये है कि उस वक्त अगर भी ये चीजें सामने आ गई बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए रिपोर्ट की हम इंतजार कर रहे हैं, वो चीजें रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेंगी क्या रिपोर्ट है और क्या चीजें सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। नमस्कार।